बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कौमी आमदनी की पैमाइश के तरीके। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा कि कौमी आमदनी से क्या मुराद है और कौमी आमदनी के मुख्तलिफ़ तस्वुरात के मतलब हमने पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कौमी आमदनी की हम पैमाइश किस तरह कर सकते हैं, यानी कि हम किस तरह माप सकते हैं कि हमारे मुल्क की आमदनी है कितनी। तो इसके लिए बेसिकली हम 3 तरीके इस्तेमाल करते हैं। पहले तरीके का नाम है पैदावार का मजमूआ या पैदावार का तरीका। इस तरीके में नाम से ज़ाहिर है कि हम हर शोबे की पैदावार ले लेंगे। ये हमने बाज़ारी कीमत के लिहाज से लेनी होती है। सेकंड मेथड या दूसरा तरीका जो है वो है आमदनियों का तरीका। आमदनियों के तरीके में हमने हर शोबे की आमदनी ले लेनी है और अगर हम इसको जमा कर लेंगे तो फिर हमारे पास कुल कौमी आमदनी आ जाएगी। तीसरा तरीका हमारे पास है कुल खर्च का तरीका, क्योंकि इकॉनमी में हम जो भी पैसा खर्च करते हैं वो हमारे लिहाज से अखराजात होते हैं, लेकिन वो किसी दूसरे के लिहाज से क्या होता है, आमदनी। यानी कि जो पैसा हम खर्च करते हैं वो किसी न किसी की क्या बनती है, आमदनी। इसलिए तीसरा तरीका जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो है कुल खर्च का तरीका, क्योंकि अगर हम अपने अखराजात ले लें तो इसका ये मतलब है वो किसी न किसी की मईशत के अंदर आमदनी बने होते हैं। तो ये 3 तरीके हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पैदावार का तरीका, आमदनियों का तरीका और कुल खर्च का तरीका। इन तीनों तरीक़ों में से किसी एक तरीके से हम कौमी आमदनी को मालूम कर सकते हैं और इन तीनों तरीक़ों में से जो मर्ज़ी तरीके हम अप्लाई करें हमारा आंसर एक जैसा ही आएगा। अब हम आते हैं, हमारा पहला तरीका जो है वो है पैदावार का मजमूआ या पैदावार का तरीका बाज़ारी कीमत के लिहाज से, नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइसेस प्रोडक्शन मेथड। तो डॉक्टर मार्शल की तारीफ़ के मुताबिक कौमी आमदनी से मुराद अशिया और ख़िदमात का वो मजमूआ होता है जो किसी मुल्क के लोग अपने मौजूदा वसाइल को बरवेकार लाकर एक साल के अरसा में पैदा करते हैं। बस अगर किसी मुल्क की साल भर की अशिया ख़िदमात जमा कर लें तो हमें इस मुल्क की कौमी आमदनी मालूम हो जाती है। यानी इसमें हमने क्या लेनी होती है, पैदावार। अब इसमें हमने हर शोबे की पैदावार ले लेनी है। मसलन मिसाल के तौर पर हम पहले नंबर पर आते हैं, हमारा पास होता है ज़रई शोबा, क्योंकि ज़रई शोबा काफ़ी अहम शोबा है और हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तो ज़रई शोबे की पैदावार में हमने मसलन गंदम कितने की बनाई है, चावल कितने बनाए हैं, गन्ना कितना है, हमारे पास कपास है, फल है, सब्जियां वगैरह, जितना भी ज़रूरी शोबे की पैदावार है वो सारी पैदावार हमने शामिल कर लेनी है। दूसरे नंबर पर फिर हम आएंगे सनती शोबे की तरफ। तो किसी भी मुल्क की सनती शोबे की जितनी पैदावार है, मसलन कपड़ा, चीनी, सीमेंट, मशीनरी, दीगर मसनूआत वगैरह, मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ वगैरह, जो भी उन्होंने सनती शोबे से पैदा किया है वो हमने वो सारी पैदावार को ले लेना होता है। फिर हम तीसरे नंबर पर आएंगे खिदमात सर अंजाम देने वाले इदारे। खिदमात सर अंजाम देने वाले इदारे मतलब बैंकों, बीमा कंपनियां, जहाज़रान कंपनियां वगैरह के मुनाफाजात हम इसमें शामिल करते हैं, यानी कि उन्होंने जितना भी पैदावार की है वो हम इसमें शामिल कर लेंगे। फिर हम आएंगे खिदमात सर अंजाम देने वाले दूसरे शोबे, मसलन असातिज़ा है, वकला है, डॉक्टर्स हैं और या दीगर अफराद के मुआवजे हम इसमें शामिल कर लेंगे। तो इस तरह हम अगर हर शोबे की पैदावार ले लें तो वो हमारे पास कुल कौमी आमदनी आ जाएगी। इन तमाम अशिया के पैमाने मुख्तलिफ होते हैं। किसी चीज़ की लंबाई की पैमाइश मीटरों में की जाती है, जबकि बाज़ अशिया की पैमाइश और वज़न का पैमाना किलोग्राम में होता है। इन तमाम अशिया की कुल पैदावार की बाज़ारी कीमत के लिहाज से मालियत मालूम की जाती है। इस तरह से मुल्क में जितने अफराद खिदमात सर अंजाम दे रहे होते हैं उनकी सालाना आमदनियों को जमा कर लिया जाता है। इस तरह से अशिया की पैदावारी कीमतों का मजमूआ और तमाम अफराद की खिदमात के तहत हासिल होने वाली आमदनियों को जमा कर लिया जाता है। तो इसको समझने के लिए एक हम फ़र्ज़ी गोशवारा लेते हैं कि हम कौमी आमदनी की पैमाइश इस तरीके से कैसे की जाती है। तो एक ये फ़र्ज़ी गोशवारा है, इसमें रकमें जो है वो आप अपनी तरफ से दर्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अशिया खिदमात, पहले कॉलम में हमारा हेडिंग है, दूसरे के कुल पैदावार है, तीसरा है उसकी बाज़ारी कीमत और चौथा है कुल मालियत। तो अशिया खिदमात में हम फ़र्ज़ करते हैं कि पहली चीज़ हम ले लेते हैं गंदम। गंदम की हमारी कुल पैदावार जो है वो 10 लाख मन है।
अब ये फ़र्ज़ी एक हमने लिखी है कि हमारे मुल्क की कुल पैदावार 10 लाख मन है और बाज़ारी कीमत मिसाल के तौर पर 300 रुपये फ़ी मन है, तो 30 करोड़ की हमने गंदम बना ली। इसी तरह चावल हमने 5 लाख मन है, 1000 रुपये फ़ी मन है, तो 50 करोड़ के चावल। कपास हमने 20 करोड़ की और घी हमने 5 करोड़ का। इसी तरह खिदमात सर अंजाम देने वाले पर आते हैं। खिदमात सर अंजाम देने वाले डॉक्टर ने 50 करोड़ रुपए कमाया है, डॉक्टरों ने, असातिज़ा ने 50 करोड़ कमाया है, वकीलों ने 30 करोड़ कमाया है। तो इन सभी शोबों की आमदनी को अगर हम जमा कर लें तो कुल कौमी आमदनी हमारे पास 235 करोड़ रुपए आ जाएगी। इस तरीके में हमें कुछ एहतियातों की ज़रूरत है। वो एहतियातें क्या हैं जी? कौमी आमदनी का तखमीना लगाते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि अदाद शुमार बिल्कुल सही हों, ताकि आमदनी के तखमीने गलत ना हो जाएं, क्योंकि कौमी आमदनी के सही अदाद शुमार पर मुल्क की मुआशी तरक्की के मनसूबों का दारोमदार होता है। आम तौर पर पैदावार के मजमूए से कौमी आमदनी मालूम करते वक्त दर्ज झैल एहतियातें की जाती हैं। फर्स्ट वन है दोहरी गिनती का ख़तरा। दोहरी गिनती क्या है कि हम चीज़ों को डबल डबल काउंट ना करें। डबल डबल काउंटिंग क्या है जी? या तो आप इस तरह करें कि चीज़ों की फ़ाइनल शेप की जो कीमत होती है उसको कौमी आमदनी में शामिल करें और स्टेप बाय स्टेप जितनी चीज़ें उसमें ऐड हुई थी उन सबको इग्नोर कर दें। या अगर आपने स्टेप बाय स्टेप उसकी कीमत में इजाफा लेना है तो फिर आप फ़ाइनल शक्ल की कीमत को शामिल नहीं करेंगे। मसलन अगर आपने ब्रेड की कीमत शामिल की है तो फिर आप उसमें गंदम घी की कीमत को शामिल नहीं करेंगे। इसी तरह फर्नीचर की मिसाल अगर ले लें तो अगर आपने एक कुर्सी जो लकड़ी की बनी हुई है उसकी फ़ाइनल कीमत उसमें शामिल की है तो फिर उसमें आपने जो लकड़ी इस्तेमाल की है, जो गिलू या कील वगैरह इस्तेमाल किए हैं, तो स्टेप बाय स्टेप उसकी कीमत को शामिल नहीं किया जाएगा। अगर ये ना हो कि अगर हम स्टेप बाय स्टेप भी कीमत को शामिल कर लें और चीज़ की फ़ाइनल कीमत भी शामिल कर लें तो फिर इस तरह चीज़ों की डबल काउंटिंग हो जाएगी, तो इससे बचना चाहिए। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि एक ही चीज़ की बार बार ना गिनी जाए। मसलन एक दफ़ा कपास की कुल मालियत को ले लेते हैं तो दूसरी बार कपास के बने हुए धागे, कपड़े, रेडीमेड गारमेंट्स की मालियत को भी शामिल कर लेते हैं। इस तरीके से एक ही चीज़ की बार बार गिनती हो जाती है और कौमी आमदनी का तखमीना इस दोहरे शुमार से गलत हो जाता है। तो इससे बचने की सूरत यह है कि हम या तो चीज़ की इब्तदाई शक्ल लें और बाकी सारी सूरतें छोड़ दें। मसलन अगर हमने कपास को शुमार कर लिया तो फिर कपास की बनी हुई किसी चीज़ को शामिल नहीं करना चाहिए। नीज़ इस शय की मुख्तलिफ सूरतों की पैदाइश या तकमील के दौरान मुख्तलिफ मरहलों पर कीमत में जो इजाफा होता है सिर्फ उसको जमा किया जाए। इस तरह अगर गन्ने की मालियत का अंदाज़ा लगा लिया जाता है तो फिर इससे तैयार होने वाली चीनी का शुमार नहीं करना चाहिए। सेकंड है जी तफरीही तबाह की खातर। वो काम जो कि तफरीही तबाह की खातर किए जाते हैं उनसे हासिल करदा आमदनी भी कौमी आमदनी में शुमार नहीं की जाती। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स घर में बागबानी या मुर्गबानी करता है तो ऐसी आमदनी भी कौमी आमदनी में शुमार नहीं की जाती। यानी कि वो शख्स अपने लिए अपनी सैर व तफरीह के लिए घर में कोई बगीचा लगा लेता है, कोई फलावर दरख्त लगा लेता है, तो उससे जो भी आमदनी हासिल होगी उसके को या प्रोडक्शन हासिल होगी वो हम कौमी आमदनी में शुमार नहीं करेंगे, क्योंकि वो किसी मार्केट में चीज़ें वो सेल नहीं होती, वो ख़ुद ही उनको चीज़ों को इस्तेमाल कर लेता है, तो इसलिए हमारे पास उसका कोई बाकायदा रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता। तीसरा है जी बिला मुआवजा खिदमात। बिला मुआवजा खिदमात क्या है जी? ख़ुद इस्तेमाल की अशिया जो घर में इस्तेमाल की जाती हैं वो भी शुमार नहीं की जाती। मसलन अपने लिए हम कपड़े अपने सी लेते हैं, बाज़ दफ़ा स्वेटर बुनना है, खाना पकाना वगैरह, तो बिला मुआवजा खिदमात को भी हम इसमें शामिल नहीं करते, क्योंकि वो भी किसी मार्केट प्लेस में जो है वो वक़ूफ़ पज़ीर नहीं होती। तो चौथी एहतियात क्या है जी? बिलवास्ता टैक्स। अगर कीमत में बिलवास्ता टैक्स शामिल हो तो इससे भी मिन्हा कर देना चाहिए, क्योंकि टैक्सों से कीमतों में क्या हो जाता है? इजाफ़ा। तो वो कीमतों में जो टैक्सों से इजाफ़ा होता है तो वो कीमत में टैक्स की रकम जमा होती है, लेकिन वो किसी प्रोडक्टिव या काम के लिए नहीं होती, इसलिए उसको उसमें से माइनस कर देना चाहिए। पाँचवा है जी फरसूदगी अलाउंस को भी हम जो है वो कौमी आमदनी में से मिन्हा करते हैं, यानी कि फरसूदगी अलाउंस को हम शामिल नहीं करते। डेप्रिसिएशन के मतलब हमने पढ़ा हुआ है कि जब हम चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो टूट फूट की वजह से या वक्त के गुजरने के साथ उनकी कीमतों में जो कमी आती है। दूसरा तरीका है जी आमदनियों का मजमूआ आमलीन के मुआवज़ों के हिसाब से। कौमी आमदनी की पैमाइश का ये दूसरा तरीका है। चूँकि कौमी आमदनी पूरी कौम की आमदनी होती है, लिहाजा अगर हम सब अफराद की आमदनियों को जमा कर लें तो कौमी आमदनी मालूम हो जाती है। बिलफाज दीगर कौमी आमदनी को 4 आमलीन पैदाइश ज़मीन, मेहनत, सरमाया
और तंजीम मिलकर पैदा करते हैं। इन्हीं चारों आमलीन का मुआवजा बिलतरतीब लगान, उजरत, सूद और मुनाफे की शक्ल में अदा किया जाता है। लिहाजा अगर इन चारों आमलीन के मुआवज़ों को जमा कर लिया जाए तो कुल कौमी आमदनी मालूम हो जाती है। इसका ये मतलब है कि इन चारों आमलीन को हमने इनके मुआवज़ों को जमा कर लेना है। तो इनके हम अगर मज़ीद आगे सब कैटेगरीज़ में आएँ तो सबसे पहले हम आते हैं मुलाजमीन की उजरतें और तनख्वाहें। कौमी आमदनी की पैमाइश में उन तमाम मुलाजमीन की उजरतें और तनख्वाहें शामिल होती हैं जो कि सरकारी, नीम सरकारी और निजी महकमों में मुलाजम होते हैं। इनकी काबिलियत और सलाहियत के एवज़ जो माली फ़वाइद मिलते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। इस मद में ज़ाती कारोबार से हासिल शुदा आमदनी को शुमार नहीं किया जाता। सेकंड पर फिर हम आएंगे ज़ाती कारोबार से हासिल शुदा आमदनी। वो अफराद जो कि ज़ाती कारोबार से आमदनी कमाते हैं उनको भी कौमी आमदनी में शामिल किया जाता है, जैसे किसान फसल लगाकर और दुकानदार सामान बेचकर जो आमदनी कमाता है। इसमें किसी शख्स को मेहनत और सरमाए दोनों से हासिल होने वाली आमदनियों को शुमार किया जाता है। तीसरा है किराएजात से हासिल शुदा आमदनी। एक शख्स को अपनी ज़ाती घर, ज़मीन या जायदाद से हासिल करदा किराए को भी कौमी आमदनी की पैमाइश में बिलहाज आमदन में शामिल किया जाता है। चौथा है जी कारोबारी मुनाफाजात। कारपोरेशंस के मुनाफाजात को भी कौमी आमदनी का हिस्सा बनाया जाता है। ये मुनाफाजात कारपोरेशन अपने हिस्सेदारों में तकसीम करती है। इनमें से ही इनकम टैक्स को भी अदा करना पड़ता है। जो बाकी बचता है उसे रिटेन्ड प्रॉफिट कहा जाता है। खालिस सूद, एक शख्स मुख्तलिफ सरमायाकारों से जो सूद कमाता है उसमें कर्ज़ों पर वाजिब सूद अदा करने के बाद जो सूद बचता है उसे खालिस सूद कहते हैं, जो कि कौमी आमदनी में शुमार किया जाता है। पैदावार और दरामदात पर टैक्स हम इसमें शामिल करेंगे। खालिस कारोबारी इंतकाली अदायगियाँ हम इसमें शामिल करेंगे और सरकारी इंटरप्राइजेज़ की बचतें शामिल करेंगे। अब एहतियातें क्या हैं जी? इस तरीके की एहतियातें, इस तरीके से कौमी आमदनी का अंदाज़ा लगाते वक्त हम दर्ज एहतियातें करनी चाहिए। फर्स्ट वन है जी इंतकाली अदायगियों को कौमी आमदनी में शुमार नहीं करना चाहिए। इंतकाली अदायगियों से मुराद ऐसी रकूमात होती हैं जो बग़ैर मेहनत के हासिल होती हैं, मसलन ज़कात, खैरात, सदक़ात, वज़ाइफ, पेंशन, तहाइफ, बीवी का जेब खर्च वगैरह। तो इसे हमने क्यों शामिल नहीं करना जी इंतकाली अदायगियों को? क्योंकि ये ऑलरेडी पहले किसी की आमदनी में शामिल हो चुका होता है। वो शख्स अपनी आमदनी में से बग़ैर मेहनत के ये दूसरों को ट्रांसफ़र करता है, ज़कात, सदक़ात, खैरात वगैरह। तो इससे अगर हम इसको दोबारा शामिल कर लेंगे तो ये फिर दोहरी गिनती का मसला आ जाएगा। तो इसलिए इसे एक ही दफ़ा शामिल करना होता है। सेकंड है गैर कानूनी और गैर अखलाकी तरीक़ों से हासिल करदा रकूमात को भी कौमी आमदनी में शुमार नहीं किया जाता, क्योंकि इनका किसी भी मार्केट में कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता। तीसरा है शुमारियाती तफावत। कौमी आमदनी की पैमाइश बिलहाज पैदावार और पैदावार बिलहाज आमदनी में बाज़ दफ़ा फ़र्क आ जाता है, क्योंकि दोनों तरीक़ों से मवाद हासिल करने वाले ज़राए मुख्तलिफ होते हैं। इनको शुमारियाती तफावत कहा जाता है। चौथा है जी फरसूदगी अलाउंस। आमदनियों के तरीके में कारपोरेशन के मुनाफाजात, घरों के किरायाजात और ज़ाती कारोबार से हासिल शुदा आमदनियों को मालूम करने के लिए उनमें से फरसूदगी के अखराजात को मिन्हा करना भी ज़रूरी होता है, ताकि हमारी आमदनी सही मालूम हो सके। उसके बाद तीसरा और आखिरी तरीका है जी कुल खर्च का तरीका। इस तरीके के तहत एक साल के अरसा में पैदा होने वाली एशिया खिदमात की ख़रीदारी पर होने वाले कुल अखराजात को जमा कर लिया जाता है, जिससे खाम कौमी पैदावार मालूम हो जाती है। इसमें से अगर सरमाए की फरसूदगी के अलाउंस और एशिया सरफ पर लगाए जाने वाले टैक्सों को मिन्हा कर दिया जाए और हुकूमती आनों की सूरत में दी जाने वाली मराद को जमा कर लिया जाए तो हमें खालिस कौमी आमदनी हासिल होती है। इसे हम खालिस कौमी आमदनी बेहिसाब मसारफ़ आमलीन पैदाइश भी कहते हैं। इस तरीके के तहत कौमी आमदनी मालूम करते वक्त दर्ज झैल अखराजात को शामिल किया। पहला खर्चा है जी निजी सरफी खर्च। आम अफराद अपनी रोज़मर्रा ज़रूरियात के लिए जो कुछ खर्च करते हैं, मसलन खाने पीने, रहने सहने और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी पर जो कुछ खर्च करते हैं हम उसको जमा कर लेंगे। दूसरा हम जमा करेंगे सरकारी सरफी खर्च। हुकूमत अशिया व खिदमात की ख़रीदो फ़रोख्त पर जो कुछ खर्च करती है, मसलन मुल्की दिफा पर हुकूमत को खर्च करना पड़ता है, मुल्क में अमन व ईमान बरकरार रखने या दीगर अमूर मसलन तलीम, तिब्बी, माशरती सहूलियात की बहम रसानी के लिए जो कुछ खर्च किया जाता है उसे जमा किया जाता है। तीसरा हम पढ़ेंगे निजी सरफी खर्च। आम अफराद जो सरमायाकारी करते हैं, मसलन नए कारखाने तमीर करना, नए मकानात बनाना, नया कारोबार शुरू करना वगैरह, इन तमाम मनसूबों पर खर्च होने वाली रकूमात को हम जमा कर लेंगे।
लास्ट वन हम सरकारी सरमायाकारी को जमा करेंगे। हुकूमत भी मुख्तलिफ सरमायाकारी के प्रोग्रामों पर ख़र्च करती है, मुख्तलिफ मनसूबे बनाए जाते हैं, सरकारी शोबे में कारखाने तमीर किए जाते हैं, नहरें, सड़कें और रेलवे लाइनें बिछाई जाती हैं, नीज़ मशीनों और ख़ाम माल की सूरत में भी सरमायाकारी की जाती है। तो इस तमाम को हम जमा कर लेंगे, यानी कि कुल अखराजात के तरीके में हमने चारों अखराजात को जमा कर लेना है। निजी सरफी खर्च, सरकारी सरफी खर्च, निजी सरमायाकारी और सरकारी सरमायाकारी, इनको हम जमा कर लेंगे तो हमारे पास कुल कौमी आमदनी आ जाएगी। तो इसका ये मतलब है कि ये पैसा जो हमने खर्च किया था ये किसी न किसी की क्या बना है, इकॉनमी में आमदनी। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक मुकम्मल हुआ कि कौमी आमदनी की पैमाइश के तरीके। तो तीनों तरीके हमने पढ़ लिए, पैदावार का तरीका पढ़ लिया हमने, आमदनियों का तरीका पढ़ लिया और कुल खर्च का तरीका पढ़ गया। तो इन तीनों तरीक़ों में से हम किसी एक तरीके को इस्तेमाल करके मुल्क की कौमी आमदनी को मालूम कर सकते हैं। शुक्रिया।